देवास के दौलतपुर में मनरेगा में हुए घोटाले को कलेक्टर ने अब से कुछ देर बाद वोटिंग चालू हो जाएगी। सर मॉकपोल स्टार्ट हो गया जी, बस ये कंप्लीट होने वाला है सर जी। हाँ, कितने कितने वोट यहाँ पे कर रहे हैं? सर एक कैंडिडेट को 4-4 वोट डलवाएगा। टोटल नोटा सहित 16 कैंडिडेट है। वीवीपैट मशीन की भी हाँ, वीवीपैट मशीन की भी जांच करवा ली, पर्चियां निकल गई हैं बाहर, है ना। अब इनकी काउंटिंग हो रही है। 7 बजे से वोटिंग चालू होगी। 7 बजे से वोटिंग चालू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मॉकपोल यहाँ पे करवा दिया गया है, वीवीपैट मशीन की भी यहाँ पे जांच करवा दी गई है। तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये चीज निकली थी। जो राजनीतिक दलों के जो यहाँ पे अभिकर्ता हैं उनके समक्ष ही ये कोशिश की गई, उनको समझाया जाए, बताया जाए कि पूरी तरीके से मशीन जो है काम कर रही है। वीवीपैट मशीन जो भी यहाँ पे पहुंचेगा मतदाता, यहाँ पहुंचने के बाद इधर व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे आगे वो मतदान का अपना यहाँ पे अधिकार यहाँ से ले कर सकता है, यानी कि मतदान यहाँ से कर सकता है। और अब से कुछ देर बाद करीब 7 बजे यहाँ से वोट शुरू हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर की। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत इस सीट पे लगाई हुई है और खासतौर पे अमित शाह जब यहाँ पे पहुंचे थे तो कई प्रकार के ऐसे यहाँ पे जो बयान हुए थे, जो सुर्खियां बनी थी, जो है सीधे तौर पे सियासत का कहीं ना कहीं मुद्दा बना था और सीधे तौर पे दिग्विजय सिंह के ऊपर बीजेपी के नेता प्रहार करते हुए दिखाई दिए थे। देखिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है इसमें महल का दखल ज्यादा रहा है, लेकिन एक टाइम को जब ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीमे धीमे संघ की यहाँ पे सक्रियता बढ़ी और उसके बाद अब टोटल 8 विधानसभा सीटों में से बड़े पैमाने पर यानी कि 6 जो सीटें हैं उस पे बीजेपी का कब्जा है और मात्र 2 जो सीटें हैं उस पे कांग्रेस का कब्जा है, जिसके अंदर राघोगढ़ जो महल का क्षेत्र कहा जाता है वो विधानसभा सीट भी यहाँ पे शुमार है। तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, लगातार अधिकारी तमाम जो बीएलओ हैं यहाँ पे मौजूद हैं और पीठासीन अधिकारी अपने यहाँ पे मॉकपोल करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही है कि पारदर्शिता के साथ पूरा चुनाव करवाया जाए, जहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे यानी कि बीजेपी कांग्रेस जो भी है वो लोग जो है वो कहीं न कहीं सीधे तौर पे यहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ पे मॉकपोल जो है करवाने के बाद सुनिश्चित करें। 2023 के विधानसभा चुनाव को जिस तरीके से आखिरी चुनाव कमलनाथ के लिए माना जा रहा था और उनके सियासी भविष्य के लिए भी, क्या 2024 का ये लोकसभा चुनाव राजगढ़ का दिग्विजय के लिए भी कुछ ऐसा ही साबित हो सकता है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे करो या मरो की स्थिति है इस समय, क्योंकि राजनीतिक विरासत को संभाल के रखना और भविष्य को तय करना ये दिग्विजय सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और उस दौरान जिस दौरान देश के अंदर मोदी लहर के साथ साथ मंदिर लहर भी चल रही है, हमने 2019 में देखा था कि बड़े से बड़े जो दिग्गज हैं मोदी लहर के सामने ढा गए थे, छिंदवाड़ा को अगर छोड़ दिया जाए। इस दौरान भी मध्य प्रदेश में यही स्थिति दिख रही है। बड़े पैमाने पे बीजेपी के जो नेता हैं बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, लेकिन हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के जब प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी उसके पहले दिग्विजय सिंह इस बात को समझ रहे थे और चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन तमाम आला कमान के दबाव के बाद बीजेपी के सामने उतरे और अब प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए जब उनकी घोषणा हुई उसके बाद से आपने देखा किस तरीके से एक्शन मोड पर दिग्विजय सिंह दिखे, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के माध्यम से एक बार फिर से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव किया गया, जनता के बीच में पहुंचे। जनता के बीच में पिछले कुछ दिनों से अगर हम बयान देखें दिग्विजय सिंह के तो भावना तक जोड़ने वाले बयान। हालांकि दिग्विजय के बारे में ये बात जरूर कही जाती है कि वो एक जमीनी नेता माने जाते हैं और इस उम्र में भी हम देखते हैं कि वो लगातार बैक टू बैक जमीनी दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, ग्राउंड पर सीधे पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन संदीप, गुना की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में और सामने है यादवेंद्र सिंह। इस सीट पर अगर एक राजघराने की बात करें और साथ ही दूसरी तरफ जातीय समीकरण की, दोनों ही बड़े दिलचस्प नजर आते हैं। राजघराने का दबदबा यहां पर रहा सिंधिया राजघराने का, लेकिन 2019 में ये किला उखड़ने का काम हुआ तो फिर पार्टी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदलकर अब वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनावी मैदान में है। कैसे समझे इस सीट को और थोड़ी ही देर में चुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारी? देखिए पहले तो मैं अपडेट आपको ये दे दूं कि जो मॉक पोल है वो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट होके आ गई है। मॉक पोल कंप्लीटली ठीक रहा है
और मेरे पीछे इस पोलिंग बूथ में सारी स्थितियां ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के गुना संसदीय क्षेत्र के तासीर की। तो ये इस संसदीय क्षेत्र की तासीर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंधिया राजघराने का इस पर असर नजर आता है और जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें हमेशा सिंधिया राजघराने को जीत ही मिली है। केवल पिछला इलेक्शन ले ले जो 2019 का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन उनको शिकस्त मिली थी और यह पहली दफा था और पूरे देश में अचंभे में डालने वाला यह घटनाक्रम हुआ था। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर पूरे भगवामय होकर चुनाव लड़ रहे हैं और सिंधिया घराने का असर है और इसीलिए सिंधिया की जो तीसरी पीढ़ी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका पूरा परिवार, सिंधिया की पत्नी, उनके बेटे यहाँ पर इलेक्शन में कैंपेन करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें हमने देखी थी। यहाँ सिंधिया ने जो चुनाव लड़ने की शुरुआत की थी घराने ने, वो राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत से ही जब से संसदीय क्षेत्र बना तब से ही सिंधिया राजघराने में विजयाराजे सिंधिया ने इस सीट को जीतकर अपने पाले में लिया था और सिंधिया राजघराने का वर्चस्व यहाँ पर बनाया था। इसके बाद माधवराव सिंधिया यहाँ से इलेक्शन लड़े। उनकी मृत्यु के बाद में